हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आशा करती हूँ आप सब लोग सेफ हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम 2 या 3 पार्ट्स के अंदर करेंगे। ये जो टॉपिक है ये रिलेवेंट है बीबीए के स्टूडेंट जो बिजनेस लॉ को स्टडी कर रहे हैं, उसी तरह ये रेलिवेंट है बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए। उसी तरह जो लोग सीए फाउंडेशन कर रहे हैं तो उनके लिए बिजनेस लॉ के अंदर ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है। इसके जो रिटन नोट है वो मैंने अपने ऐप के अंदर शेयर कर दिए हैं एडुसम, तो आप लोग वहां पे चेकआउट कर सकते हो। बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ पे काफी सारे कोर्सेज कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के अपलोडेड हैं। मेथोडोलॉजी जो है दैट इज टू लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, समराइज्ड एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव नोट्स दे आर शेयर्ड विद द स्टूडेंट्स। और अगर कोई स्टूडेंट्स को डाउट हो तो वहाँ पे डाउट सेशन के द्वारा उसको सॉल्व किया जाता है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने किया था कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। देखो, जो एग्रीमेंट है जो लीगली इन्फोर्सेबल है, पहले तो देखो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर एग्रीमेंट होना चाहिए। वो एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए। लीगली इन्फोर्सेबल का मतलब होता है कि जहाँ पे हमारे पास लीगल राइट्स होते हैं, लीगल रेमेडीज होती है। अगर कोई पार्टी उसको ब्रीच करती है तो हम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, किस तरह से हम कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को हम 3 वे से क्लासिफाई कर सकते हैं: ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। वैलिडिटी के बेसिस पे क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये वैलिड एग्रीमेंट है, क्या ये वॉइड एग्रीमेंट है, क्या ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, इलीगल एग्रीमेंट, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मेशन के बेसिस पे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस के बेसिस पे एग्जीक्यूटेड, एक्सिक्यूटरी, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हम देखते हैं कि वैलिडिटी के बेसिस पे देखो जो एग्रीमेंट जो है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। पहले तो हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट। सेकेंड थिंग इज कि लीगली इन्फोर्सेबल हो। और जो एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल है, जिसके अंदर हमारे पास लीगल रेमेडीज है, लीगल राइट्स हैं, अगर एक पार्टी ब्रीच करती है तो हम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। और वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसके अंदर सेक्शन 10 के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। एक पार्टी ऑफर देती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। एग्रीमेंट इज सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट है, कॉम्पिटेंट है, और लॉफुल ऑब्जेक्ट है, लॉफुल कंसिडरेशन है। तो वो सारे एलिमेंट जो सेक्शन 10 के अंदर बताए गए हैं वो सारे इसके अंदर प्रेजेंट है। तो हम कहते हैं कि ये जो एग्रीमेंट है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे ए जो है बी को ऑफर देता है कि मैं अपनी मारुति कार तुझे 50,000 में सेल करना चाहता हूँ। बी इसको एक्सेप्ट कर लेता है। अगर वो सेक्शन 10 के सारे एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है तो हम कहते हैं कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि कल को अगर कोई पार्टी जो है उसको पूरा नहीं करती, उसके अंदर ब्रीच करती है। ब्रीच का मतलब होता है कि उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके मुताबिक काम नहीं करती, तो दूसरी पार्टी जो है कोर्ट के अंदर जा सकती है। सेकेंड जो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जिसको सेक्शन 2 जे डील करता है। देखो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मतलब है कि पहले वो वैलिड था, लेकिन बाद में कुछ जो है कुछ रीजन की वजह से वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट विच वाज इनिशियली का मतलब होता है कि शुरू में वो लीगली इन्फोर्सेबल था, वो एक वैलिड था, बट बाद में वो वॉइड हो जाता है ड्यू टू सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवीनिंग होता है कि जैसे जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई ऐसी इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर वो उन रीजन की वजह से क्या होता है कि बाद में वॉइड हो जाता है, तो हम कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये पहले वैलिड होता है लेकिन कुछ रीजन की वजह से सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं होता, उस रीजन की वजह से वो वॉइड हो जाता है। अब जैसे फॉरेन कंट्री से हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हमने चीजें आपके देश से मंगवानी है, बाद में उस देश के साथ हमारा युद्ध लग जाता है, वॉर लग जाती है, तो वो एक एनिमी कंट्री हो जाती है, तो उसके साथ वो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाता है। जब वॉर नहीं लगी होती तो वैलिड होता है, बट वॉर लगने के बाद वो क्या होता है, वॉइड हो जाता है। देखो, जो वॉइड का मतलब होता है कि कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, हम कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते।
वैलिड के अंदर क्या होता है कि हमारे पास लीगल रेमेडीज होती हैं, हम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। और जहाँ पे वॉइड आ जाता है, वॉइड का मतलब होता है कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, हम कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। अगर एक पार्टी ब्रीच करती है तो हमारे पास कोई रेमेडी नहीं है। देयर वाज इसी तरह इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। देयर वाज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी फॉर पब्लिशिंग द बुक ऑफ ए। ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। बी कहता है कि मैं तेरी बुक पब्लिश करूंगा। कुछ दिनों के बाद एक की डेथ हो जाती है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ गई। अब एक की डेथ हो जाती है जिसने किताब लिखनी थी, जब किताब लिखी नहीं तो पब्लिश क्या होगी। तो एक की डेथ हो चुकी है, अब इसको कॉन्ट्रैक्ट को किया नहीं जा सकता, तो ये वॉइड बन जाता है। इट इज ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे इम्पॉसिबल हो गया एक ही डेथ की वजह से। जहाँ पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते ही नहीं। सिर्फ इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कहते हैं कि दीज आर दी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइड एग्रीमेंट। देखो जो एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सिबल एट लॉ इज सेड टू बी वॉइड। जो एग्रीमेंट, देखो जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले सही होता है, लेकिन बाद में जो है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से वॉइड हो जाता है। बट ये जो वॉइड एग्रीमेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, ये वेरी बिगनिंग, जिसको वॉइड अब इनिशियो कह देते हैं, वो बिगनिंग से ही क्या है, वॉइड है, जिसका कोई नल इफेक्ट है, जिसके लिए हम कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। वॉइड एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सिबल एट लॉ, जिसको हम लॉ के अंदर नहीं जा सकते, कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते अगर तब को पार्टी ब्रीच करती है, तो इसको सेक्शन 2G डील करता है। ये कोई लीगल राइट या ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता, ये नल और वॉइड है फ्रॉम अब इनिशियो का मतलब है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अब हम माइनर के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, माइनर जो है कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर हम माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वॉइड है वो, अगर माइनर कल को ब्रीच करता है तो हम कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। उसी तरह किसी पागल व्यक्ति के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो वो भी क्या होता है, वॉइड कहलाता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ताकि हम इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है उसको अच्छी तरह से समझ सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वॉइड एग्रीमेंट है, पहले इसको सुनिए कि वॉइड एग्रीमेंट जो है जो लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है। अगर हम वॉइड एग्रीमेंट करते हैं तो वहां पे पार्टीज के पास लीगल रेमेडी नहीं होती। लेकिन जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्जिस्टेंस में आता है, ये वैलिड होता है, सब्सिक्वेंटली सीजेस टू बी अनइन्फोर्सिबल का मतलब होता है लेकिन लेटर ऑन ये इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। वॉइड एग्रीमेंट के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट आता ही नहीं है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आता है, और वॉइड एग्रीमेंट के अंदर जो एग्रीमेंट है वो वॉइड है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कभी बना ही नहीं। और इसी तरह अगर हम कोई एग्रीमेंट माइनर के साथ या पागल व्यक्ति के साथ करते हैं, क्योंकि ये दोनों पार्टी जो है, माइनर हो गया या इंसेन हो गया, या लॉ के द्वारा कुछ बंदे डिस्क्वालीफाई किए जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं एंटर कर सकते। तो माइनर, इंसेन और जो लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड है, अगर हम उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं तो वो वॉइड होते हैं। और ये जो वॉइड एग्रीमेंट होता है ये नल होता है। और वॉइड ऑफ नेचर का मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ही नल होता है, इसके अंदर कोई लीगल राइट्स नहीं होते। बट जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है शुरू में ये सही होता है, वैलिड होता है, लेकिन बाद में ये अनइन्फोर्सेबल हो जाता है। जैसे मान लो हमने किसी देश से कोई चीज मंगवानी है, बाद में उसी देश के साथ हमारा युद्ध लग जाता है, या पहले सरकार कहते हैं कि ये चीज आप इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो, बाद में उस पर बैन लगा देती है, तो वो जो है बाद में वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। An agreement which becomes illegal in the course of performance is a case of void contract. एक एग्रीमेंट जो पहले सही था, लीगल था, लेकिन बाद में उसको गवर्नमेंट जो है डिक्लेयर कर देती है कि ये इलीगल है, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। उसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल, जिसके अंदर नाम है वॉइडेबल। कि देखो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि देखो जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर क्या है, देखो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है इसके अंदर जो पार्टीज की कंसेंट होती है ये फ्री नहीं होती। जैसे यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो, जैसे मान लो आपकी कनपट्टी पे किसी ने गन रख दी और उसने आपसे एग्रीमेंट पे साइन करवा दिए, तो यहाँ पे कंसेंट जो होती है फ्री नहीं होती, आपने अपनी मर्जी से कंसेंट नहीं दी होती। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वैलिड होता है, इन्फोर्सिबल होता है, जब तक कि वो पार्टी जिसके पास राइट है कोर्ट के अंदर जा सकती है, इसको डिक्लेयर कर सकती है वॉइड। अगर वो एक्शन नहीं लेती तो ये वैलिड होता है।
और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है जहाँ पे पार्टी की जो कंसेंट होती है वो फ्री नहीं होती। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, इन्फोर्सेबल होता है, जब तक ये जो दूसरी पार्टी जिसके पास ये राइट है इसको अवॉइड करने का वो कोई स्टेप नहीं लेती। देखो, जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। जैसे ए जो है बी को प्रॉमिस करता है कि मैं अपनी कार तुझे 50,000 में सेल कर दूंगा, और लेकिन जो कंसेंट ली गई है ये जो जबरदस्ती करके ली गई है, तो अगर जो है बेसिकली जो एक ही कंसेंट जो कि फ्री नहीं है तो उसकी इच्छा के ऊपर इसको जो है वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं होती, अगर वो चाहे तो कल को इसको वॉइड ठहरा सकती है, अगर वो प्रूव कर देते कि मेरी जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है। तो जिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसेंट फ्री नहीं होती वो वॉइडेबल होते हैं। उन पार्टीज के पास ये राइट होता है जिनकी कंसेंट फ्री नहीं होती। देखो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफेक्ट जो है क्योरेबल नहीं है, बट अगर पार्टी कहती है कि ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो कोई एक्शन नहीं लेती, तब तक ये वैलिड होता है। और जो पार्टी इसको कैंसिल करना चाहती है, तब पार्टी जिसके कंसेंट फ्री नहीं है, अगर वो चाहे तो रिसाइनिंग का मतलब होता है इसको कैंसिल कर सकती है, और अगर उसने कोई लॉस सफर किया है तो वो डैमेजेस ले सकती है। बट अगर उसने कोई बेनिफिट इसके अंदर लिया है तो वो बेनिफिट उसको वापस करना पड़ेगा। आज हम इतना ही करते हैं, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि आपका जो बिजनेस लॉ है अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।